अतिथियों का परिचय इस प्रकार है। मध्य से दाहिनी ओर विशेष उपस्थिति आदरणीय श्री हरिबोरकर जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख हैं। आपकी शिक्षा बीकॉम डीबीएम तक हुई है। परिषद से आपका संपर्क 1990 से है। 1996 से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर पूर्व भाग संगठक, दक्षिण भाग संगठक, महानगर सह संगठक, नागपुर महानगर संगठन मंत्री, भंडारा जिला संगठन मंत्री, अमरावती विभाग संगठन मंत्री, विदर्भ प्रांत सह संगठन मंत्री, जम्मू कश्मीर प्रांत संगठन मंत्री, 8 वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम प्रांत सह संगठन मंत्री, असम प्रांत संगठन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, वर्ष 2013 से 2015 तक राष्ट्रीय महामंत्री आदि दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। रशिया में रशियन यूथ फेडरेशन के द्वारा इंटरनेशनल यूथ लीडर समिट में आपका मेक्सिको प्रवास भी हुआ है। आप जम्मू कश्मीर व बांग्लादेशी घुसपैठ पर विशेष अध्ययन भी रखते हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख हैं। आपका केंद्र कानपुर है। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी, वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष हैं। आप डीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पूर्व में आप महानगर उपाध्यक्ष, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आदि दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। प्रांत मंत्री श्री तरुण वाजपेयी जी, आपका परिषद से संपर्क 2013 से है। 2015 से आप पूर्णकालिक हैं। पूर्व में आप कॉलेज इकाई उपाध्यक्ष, महानगर कार्यालय मंत्री, प्रांत एसएफडी प्रमुख एवं कार्यालय मंत्री आदि दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। 2015 से 2019 तक आप कानपुर प्रांत के प्रांत कार्यालय मंत्री रहे हैं एवं वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। आपकी शिक्षा बीएससी तक हुई है। मूलतः आप औरैया से हैं। माननीय राम तीर्थ सिंघल जी, आप इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष हैं। आपका परिचय इस प्रकार है। आप झांसी महानगर नगर निगम के महापौर हैं। आप झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी हैं। आपकी सामाजिक क्षेत्रों में आप लगातार सक्रिय रहते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र में आपके कई शिक्षण संस्थान हैं जिसके आप प्रबंधक भी हैं। आप इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष हैं। आदरणीय अमित चिरवारिया जी, आप विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हैं। आप पूर्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी कर चुके हैं। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, प्रांत सह मंत्री आदि दायित्वों का निर्वहन आपने किया है। आप झांसी में निजी व्यवसाय करते हैं। आप इस कार्यक्रम के स्वागत मंत्री हैं। विशेष उपस्थिति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख श्री हरिबोरकर जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने हेतु एवं अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु स्वागत महामंत्री जी से आग्रह करता हूं। मंच के मध्य में उपस्थित श्री जी.वी. वेशपाइन जी, आप पूर्व में कानपुर विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। आपकी पहचान जाने माने अर्थशास्त्री एवं कुशल प्रशासक के रूप में भी है। आपने अर्थशास्त्र में कई पुस्तकें भी लिखी हैं। वर्तमान में आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब मैं
उपस्थिति जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने हेतु एवं अंग वस्त्र भेंट करने हेतु स्वागत अध्यक्ष माननीय रामतीर्थ सिंगल जी को आमंत्रित करता हूं। पासपोर्ट फिल कर देता हूँ। जाओ सर, मैं से पासपोर्ट फिल कर देता हूँ। घंटे में 5 मिनट बाद। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने एवं अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु ललितपुर के कार्यकर्ता पीयूष बुंदेला जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्रांत मंत्री श्री तरुण वाजपेयी जी एवं अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु औरैया के कार्यकर्ता गौरव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष माननीय रामतीर्थ सिंगल जी के स्वागत के हेतु पुष्पगुच्छ देकर एवं अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए इटावा के कार्यकर्ता अनिरुद्ध जी से आग्रह करता हूं। स्वागत महामंत्री आदरणीय अमित चिरवारिया जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु कन्नौज के कार्यकर्ता विक्रांत अग्निहोत्री जी से आग्रह करता हूं। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें।
अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं। सम्मानित मंच, आदरणीय डॉक्टर जे.वी. वैशंपायन साहब, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, श्री श्रीहरि बोलकर जी, अखिल भारतीय राज्य विश्वविद्यालय कार्यक्रम, श्री रामजीत सिंघल जी, स्वागत अध्यक्ष, श्री अमित जी, स्वागत महामंत्री और प्रांत मंत्री, सभागार में उपस्थित अन्य सभी गणमान्य जन, श्री रमेश बढ़िया जी, आदरणीय ममता जी और आप सभी हमारे प्रिय, हमारा उत्साह, हमारा जोश, उमंग आपके एक नारे को सुनकर के कहीं ना कहीं इस शीत लहर में भी हमें एक गर्माहट का एहसास होने लगता है। यह अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 59वां अधिवेशन है। महारानी लक्ष्मी बाई जी की कर्मस्थली झांसी, जिसकी मिट्टी का एक एक कण उनकी वीरता की कहानी कहता है। हम सभी को उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा आदर्श है, हमारी प्रेरणा है। अभी कुछ क्षण पूर्व ही मुझे आपने यह गुरुतर दायित्व दिया कि मैं प्रांत अध्यक्ष का कार्यभार इस बार या दायित्व देखूं। इस अधिवेशन में हम प्रयास करेंगे कि एक नई दिशा अपने पुराने आदर्शों, धरोहरों के साथ आगे बढ़े। यह उद्घाटन सत्र है। इसके बाद हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है अभी, जिसमें हम अपनी नई रणनीति और अपने नए लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। आप सभी लोग इस अधिवेशन में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और इस अधिवेशन से कुछ न कुछ सीखकर और कुछ न कुछ लेकर नए उद्देश्य, नए लक्ष्य, जिससे राष्ट्र और समाज दोनों का विकास हो सके, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। विशेष उपस्थिति आदरणीय श्री हरि बोलकर जी भाई साहब से उद्बोधन हेतु आग्रह करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के इस 59वें प्रदेश अधिवेशन में मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वैशंपायन जी, इस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष आदरणीय रामतीर्थ सिंघल जी, स्वागत मंत्री आदरणीय अमित शिरवारिया जी, विद्यार्थी परिषद के कानपुर प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी, प्रदेश मंत्री मित्र श्री तरुण वाजपेयी जी,
इस सभागार में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, अखिल भारतीय छात्रा कार्य प्रमुख आदरणीय ममता यादव जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रमेश गढ़िया जी, आदरणीय मनोज कांत जी, झांसी शहर के गणमान्य नागरिक तथा पूरे प्रदेश से इस कड़ाके की ठंड में भी अपने अधिवेशन में जाना चाहिए, अपने संगठन के अधिवेशन में जाना है, जाकर ही रहेंगे, ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर अपने अपने स्थानों से आए हुए सभी छात्र भाई बहनों को सबको नमस्कार। विद्यार्थी परिषद का कानपुर प्रांत का 59वां अधिवेशन है। बहुत सारे नए कार्यकर्ता भी विद्यार्थी परिषद के साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और मुझे लगता है कि सभागार में भी कई सारे कार्यकर्ता ऐसे होंगे कि जो शायद पहली बार प्रदेश के अधिवेशन में आए होंगे और इसीलिए उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रांत के विद्यार्थी परिषद की रचना के हिसाब से 6 अलग अलग प्रांत होते हैं। ब्रज, मेरठ, कानपुर, अवध, गोरक्ष और काशी, ऐसे 6 प्रांतों में उस उत्तर प्रदेश के हिस्सों के होते हुए 6 प्रांत अधिवेशन पूरे उत्तर प्रदेश के अपने यहाँ होते हैं और उसमें से एक प्रांत अधिवेशन में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, वो है कानपुर प्रांत में। इस प्रदेश अधिवेशन में आते समय बहुत सारे विषयों को बड़े उत्साह के साथ हम सब लोग यहाँ पर अधिवेशन में आए हैं। विद्यार्थी परिषद अपना छात्र संगठन है, तो छात्र संगठन होने के नाते हम सब लोगों की क्या गतिविधि है, हमारा कर्तव्य क्या है, एक छात्र संगठन के नाते, कार्यकर्ता उसका होने के नाते हमारा उद्देश्य क्या है इस संगठन का काम करने का, आखिर क्यों साल भर हम गतिविधि करते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हम करते हैं, अलग अलग विषयों पर सकारात्मक विषयों को आंदोलन करते हैं, मिशन साहसी जैसे अभियान हम चलाते हैं, कॉलेज कैंपस में जाने के लिए और स्कूल कैंपस में जाने के लिए भी हम लगातार सेल्फी विद कैंपस, सेल्फी विद कैंपस यूनिट, ऐसे अलग अलग प्रकार के अभियान सब कुछ हम लोग मिलकर चलाते हैं। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं मेधावी छात्र सत्कार हम करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह हम करते हैं, कई राष्ट्रीय विषयों को लेकर, सुरक्षा के विषयों को लेकर हम लगातार आंदोलन दिखते हैं, कहीं अवेयरनेस जन जागरण करने का कार्य भी हम करते दिखते हैं। तो मन में सवाल आता है कि एक छात्र संगठन जिन छात्रों ने पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई के अलावा और दूसरा कोई उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अच्छी अपनी पढ़ाई करना है, जीवन में कुछ बनना है, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों के बारे में कुछ सोचना है, इतना ही उद्देश्य उसका रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमको कहते हुए मिलते हैं, कह रहे आप स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, इन सब बाकी चक्करों में मत पड़ो आप, ऐसे बहुत बार लोग बोलते हैं, समझाते हैं। लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद से साथ जुड़ने वाला हर एक छात्र कार्यकर्ता जब एक बार संगठन के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे 1, 2, 4, 5, 10 साल भी कैसे हो जाते हैं ये उसको पता ही नहीं चलता कि इतने सालों तक इस संगठन के साथ में जुड़ा रहा। आखिर इस संगठन में ऐसे कौन सा मैग्नेटिक पावर है कि जिसमें एक बार मैं जुड़ गया तो यहां से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। और थोड़ा शांति से विचार करके भी देखेंगे तो गतिविधि ऐसी होती है कि जो कहीं ना कहीं मेरा और मेरे संगठन के साथ जो रिश्ता है, इस रिश्ते को लगातार मजबूत करते जाता है। एक एक क्षण, एक एक अनुभव ऐसे होता है कि जो हमारे संगठन को हमारे साथ और नजदीक लाता है, हमारे मन के अंदर हमारे संगठन के बारे में कमिटमेंट और बढ़ते जाता है। इस अधिवेशन में दिन रात व्यवस्था करने वाले लोग रात को भी ठंड में कड़ाके की ठंड में आप लोगों की व्यवस्था के लिए सब लोग घूम रहे हैं। जब वो कड़ाके की ठंड में भी लोगों की दूसरों के लिए व्यवस्था कर रहे होते हैं
तो कहीं ना कहीं साइलेंटली, बहुत धीरे से जिस संगठन के बारे में हम सोचते रहते हैं, तो पेन से जब कभी भी कुछ लिखते हैं तो आपको भी याद होगा कि धीरे से एबीवीपी नहीं निकलता है। धीरे धीरे हम अपना नाम सिग्नेचर करते करते अपना नाम लिखने से बदलकर कब एबीवीपी लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब भी पेन चलेगा तो एबीवीपी, कभी इसी स्टाइल में, कभी उस स्टाइल में, लेकिन अपने संगठन का नाम स्वाभाविक रूप से निकलता है। और इतना कमिटमेंट संगठन के बारे में जागता है, वो किस कारण होता है? तो जिन गतिविधियों में हम चलते रहते हैं, उन गतिविधियों में इतनी सकारात्मकता, इतनी ऊर्जा, इतना एक पॉजिटिव उसमें एक वाइब्रेशन उसमें होते हैं कि जिसके कारण लगता है कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं बहुत अच्छा ही काम कर रहा हूं। धीरे धीरे परिवार में लोग पहले विरोध करते हैं, लेकिन बाद में ध्यान में आता है कि नहीं नहीं, ये तो अच्छी कुछ बातें भी कर रहा है, सवेरे जल्दी उठने लग गया है, थोड़ा सा पढ़ रहा है लेकिन सीरियसली पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, घर में थोड़ा घर वालों को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे ध्यान में आता है घर वालों को भी कि अरे विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ने से कोई परिवर्तन हो रहा है, और इसीलिए घर वाले भी धीरे धीरे फिर समर्थन करते हैं, नहीं नहीं ठीक है जाओ कोई बात नहीं। लेकिन आखिर इन सारे विषयों में विद्यार्थी परिषद की गतिविधि में इतनी सकारात्मक कहां से आती है? तो ध्यान में आता है कि समाज में जो कुछ भी अच्छाई चल रही है, उन अच्छाइयों को लेकर छात्रों के बीच, नए छात्रों के बीच जाने का लगातार प्रयास विद्यार्थी परिषद अपने गतिविधियों के द्वारा करता है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने समाज में इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि स्टूडेंट्स पावर ये नेशंस पावर है। हमने केवल नारा नहीं दिया, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, ये समय समय पर विद्यार्थी परिषद ने करके दिखाया है। और ऐसे कई उदाहरण होंगे कि जिनके द्वारा देश की सुरक्षा होगी या देश की शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, महिलाओं की तरफ, छात्राओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, उनकी सुरक्षा ये हमारा कर्तव्य दायित्व है, ये मानने वाली युवा पीढ़ी भारत में तैयार होनी चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित करना, उसके लिए मेरा भी दायित्व है, ये मानने वाले लोग, नौजवान तैयार होना। देश में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, कहीं भी किसी भी हिस्से में कोई आपदा होती है या फिर किस प्रकार की घटनाएं होती है, इन सारे घटनाओं में पूरा देश उस प्रांत के लोगों के साथ है। फिर वो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट या केरल, कहीं की भी समस्या होगी, लेकिन हम सब भारतीय हैं। ये भाव जगाने वाले छात्र संगठन हम हैं, और जिनके मन में जागता है ऐसे छात्र, देशभक्त करने वाले छात्र संगठन हम हैं। और इसलिए विद्यार्थी परिषद क्या करता है, ये कोई सवाल पूछता है तो छाती ठोक के बताइए कि देश में परिवर्तन लाने का, एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का, एक अच्छा व्यक्ति देश के लिए निर्माण करने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। विद्यार्थी परिषद ने समाज में बहुत बार लोग कहते थे, अरे इस बार तुम पढ़ाई करो, बाद में तुम कर लेना। विद्यार्थी परिषद ने क्या कहा समाज में? आज का छात्र, आज का नागरिक ये काम है, एक कल का नागरिक नहीं है। और जिस समय आज का नागरिक, आज का छात्र हम कहते हैं, तो आज का नागरिक होने के नाते मेरा एक नागरिक की तरह मेरा बर्ताव होना चाहिए, नागरिक की तरह मेरा व्यवहार होना चाहिए। और इसीलिए नागरिक की पहली भूमिका यदि कोई है तो देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सचेत रहना। चाइना यदि वहां से अरुणाचल में पूजने दलाई लामा यदि प्रवेश करते हैं तो चाइना के पेट में दर्द होता है। वहां से चाइना बोलता है कि बिना हमारे परमिशन के दलाई लामा वहां पर कैसे पहुंच गए। तो उस समय अरुणाचल के सड़कों पर हजारों की तादाद में रैली निकलती है और लड़के कहते हैं कि चाइना गो बैक। भारत में, भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल में आते हैं तो चाइना के होना चाहिए, लेकिन आपके पेट में यदि दर्द हो रहा है तो ये छात्र शक्ति यहां से आपको इशारा देगी कि अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और भविष्य में भी रहेगा। कल्पना भी नहीं करना कि चाइना, अरुणाचल भी चाइना का हिस्सा हो जाएगा। ये नारे लगाने वाला कौन होता है? केवल अरुणाचल का नागरिक नहीं होता है। मतलब मुझे याद है कि जिस समय 12वीं में पढ़ता था उस समय नॉर्थ ईस्ट की घटनाओं को लेकर
वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पर बैठकें करते थे और उसमें नागा और कुकी के बीच में किस प्रकार का संघर्ष मैंने 12वीं में उनके नाम सुन लिए थे, अल्फा है, एनएलएफटी है, एनएससीआईएम है। इसके नाम जो देश में आतंकी गतिविधि फैला रहे हैं, ऐसे 12वीं कक्षा में रहते समय पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब आज भी यहां पर भी 12वीं फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले छात्र होंगे और इस अधिवेशन से जो जो भी बातें होगी वो शायद बड़े बड़े लोगों के अधिवेशन में भी इस प्रकार की चर्चा मंथन चिंतन होता नहीं है। लेकिन आपको 3 दिन के बाद ध्यान में आएगा कि तो समय से पहले एक छात्र जीवन में भी नागरिक की भूमिका में उसको लाने का जो प्रयास विद्यार्थी परिषद करता है, मुझे लगता है कि उसमें विद्यार्थी परिषद आज तक सफल रही है। और इसलिए देश के खिलाफ जब जब भी कोई षड्यंत्र चला है, देश में कोई आंदोलन चले हैं, सबसे प्रभावी भूमिका यदि किसी ने निभाई होगी तो वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निभाई है। देश में फिर भ्रष्टाचार के विषय में लगातार एक उच्चांक लोग प्राप्त कर रहे थे। भ्रष्टाचार की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ रही थी। ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, यह संकल्प लेने वाली छात्र शक्ति नागरिक की भूमिका में सड़कों पर आई थी। जेएनयू में जिस समय देश तोड़ने के नारे लगते हैं, उस समय देश जोड़ने के नारे पूरे देश भर में लगने चाहिए। ऐसे सड़कों पर लाखों की तादाद पर लोग बाहर निकलते हैं और जेएनयू में आतंकवादी या देश को तोड़ने के नारे लगाने वालों को इशारा देते हैं कि भैया तोड़ने के नारा लगाने वाले तो बहुत छोटे हो, कैंपस में सीमित हो, लेकिन देश भर में देखनी है तो हम आपको दिखा देंगे। विरोध करने के लिए सड़कों पर छात्र शक्ति निकल आई, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए। लेकर सड़कों पर आता है, केवल उस समय ये नहीं सोचता कि मैं छात्र हूं। क्या इतिहास में भी छात्रों ने ऐसी भूमिका निभाई थी कि नहीं निभाई थी? और इसलिए तो हम आजादी के पहले के दिनों को याद करेंगे तो भगत सिंह, सुखदेव, ये सारे हम जैसे ही छात्र थे। लेकिन छात्र होने के बावजूद भी उस समय एक नागरिक की भूमिका क्या होनी चाहिए, देश को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए। यह मन में संकल्प लेकर अपने परिवार के लोगों को भी समझाते हैं कि प्राथमिकता देश को बचाने की है और इसके लिए देश के लिए बलिदान होने के लिए मैं चाह रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कहकर घर छोड़ने वाले भी नौजवान उस समय थे, नागरिक की भूमिका में थे। आज भी इस प्रकार की नागरिक की भूमिका की निभाना आवश्यक है कि नहीं है? तो विद्यार्थी परिषद ऐसी नागरिकता की भूमिका निभाने के लिए लगातार छात्रों के बीच में अवेयरनेस, जन जागरण करता है। इस क्या चुनौतियां है? देश का वातावरण बदला है, देश में हर तरफ सकारात्मकता दिख रही है। विशेष रूप से 2014 के बाद का यदि देश का वातावरण आप देखेंगे तो क्या देश के वैज्ञानिक बदल गए क्या? 2014 के पहले के वैज्ञानिक और बाद के वैज्ञानिक अलग अलग है क्या? देश के किसान बदल गए क्या? देश के उद्योजक बदल गए क्या? सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी बदलाव क्या हुआ? तो देश की जनता के बीच में, छात्रों, युवाओं के बीच में एक नया उत्साह जागा है कि हम कुछ नए प्रयोग करते हैं, हम देश के लिए जी जान लगाकर, मेहनत लगाकर कुछ करते हैं, तो कोई ना कोई हमारे इस मेहनत की सराहना करने वाले लोग हैं। पीठ पर हाथ रखकर बोलने वाले लोग हैं कि हाँ आप आगे बढ़िए, कुछ बात नहीं, कोई मिशन यदि फेल हो जाता है कोई बात नहीं, नया मिशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़िए। फिर से एक बार
ये कहने वाले लोग जब मिलते हैं तब ध्यान में आता है कि जिस वैज्ञानिक संस्था के बारे में, नासा के बारे में दुनिया भर में लोग केवल जानते थे कि नासा सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, लेकिन नासा के साथ दूसरा नाम दुनिया में लोग जानते नहीं थे। लेकिन आज उस नासा के बराबर भारत का इसरो भी उसी बराबर अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। क्या वैज्ञानिक बदल गए? क्या वैज्ञानिक वही है। उत्साह के साथ वैज्ञानिकों ने फिर से एक बार कदम अपना रखा और हम जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग सही है, सकारात्मक है, बहुत अच्छे है। ये दुनिया भर में एक मान्यता यदि दिलानी है तो उस ढंग से हमको प्रयास करना पड़ेगा। और हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे ही नासा के बराबर नाम नहीं आ गया। 104 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला इतना रॉकेट लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल ये भारत ने, इसरो ने तैयार किया और 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करके दिखा दिया। उसमें 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे। नासा ने भी भारत के इसरो के ऊपर इतना विश्वास दिखाया। 48 टन इतना वजन अंतरिक्ष में ले जा सकते, इतना हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्चर व्हीकल ये भारत ने तैयार करके दिखाया। मंगलयान सस्ती दरों पर भी हो सकता है, यह भी स्थापित करके दिखाया। क्रायोजेनिक इंजन अमेरिका, रशिया ने इसकी तकनीक देने के लिए मना कर दिया। ऐसे क्रायोजेनिक इंजन को भी भारत के वैज्ञानिकों ने चैलेंज माना और अपने स्वनिर्मित आधार पर, स्वदेशी निर्मित आधार पर क्रायोजेनिक इंजन भी तैयार किया। और इतना नहीं तो रघुनाथ माशेलकर, अनिल काकोडकर, इन सब लोगों ने मिलकर सुपर कंप्यूटर भी भारत ने बनाया। तेजस जैसा फाइटर प्लेन भी भारत स्वदेशी निर्मित तकनीक के आधार पर बनाया। और ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं नासा के बराबर आज इसरो अपने आप को स्थापित कर पाया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक एक बटन दबाने से यदि दुश्मन का सैटेलाइट हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है तो हम एक मिसाइल से उसको भी उड़ा सकते हैं। ऐसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी भारत ने स्थापित कर दिया। आखिर वैज्ञानिकों का हौसला भी कैसे बढ़ता है? तो उस वैज्ञानिक संस्था में काम करने वाले एक एक व्यक्ति ने आदर्श प्रस्तावित किया। एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण मैं सबके सामने बताना चाहूंगा कि उनके वैज्ञानिक संस्था में कई सारे वैज्ञानिक ऐसे थे कि जो नासा में काम करने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को लगभग 4 बार नासा से न्योता आ गया कि आप नासा में हमारे यहाँ आइए, आपकी क्षमताओं का उपयोग नासा के लिए होने वाला है। लेकिन चारों बार एपीजे अब्दुल कलाम ने नासा को जवाब दिया कि मैं मेरी क्षमताओं का उपयोग मेरे भारतवासियों के लिए करना चाहता हूं, मैं मेरे इसरो के लिए करना चाहता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम का एक जवाब आप सोचकर देखिए कि उनके साथ काम करने वाले जितने भी साथी वैज्ञानिक थे, जिनके मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं नासा में जाना चाहिए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इतने बड़े वैज्ञानिक नासा को ये जवाब देते हैं कि नहीं, मेरी क्षमताओं का उपयोग मैं भारत में करूंगा। उसका परिणाम क्या होता है? तो उनके साथ काम करने वाले सारे वैज्ञानिक उनको देखकर जिनकी प्राथमिकता कहीं ना कहीं नासा थी, उन सब की प्राथमिकता बदल जाती है और उनकी प्राथमिकता भी इसरो जब बनती है तब ध्यान में आता है कि इसरो में भी कैसे कैसे बड़े बड़े शोध इन्वेंशन हम कर सकते हैं। ये वही वैज्ञानिक है जो मन से पूरा तन से इसरो के लिए लग गया, तो ध्यान में आता है कि कितने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। लेकिन हर एक क्षेत्र में ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व का एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। विद्यार्थी परिषद अपने गतिविधि के द्वारा सभी छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में कहीं ना किसी क्षेत्र में एक रोल मॉडल बनकर हम सब लोग जाने चाहिए। इतनी एक अपेक्षा लेकर सभी छात्रों के बीच में कॉलेज करने जाते हैं। इतना ही नहीं तो साल भर हम गतिविधि भी करते रहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति निर्माण होना चाहिए जो देश समाज के बारे में सोचे, अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोचे, अपने गांव में कौन सी कमियां है उसके बारे में सोचे। और इसलिए ऐसे सोचने वाला छात्र क्या करता है, तो मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, इस प्राइमरी स्कूल में शायद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं,
इन सब बच्चों को पढ़ने के लिए उनको मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब का एक वातावरण बना होता है, वहां खेलने के लिए 10 चीजें होती है, दीवारों पर अलग अलग प्रकार के पेंटिंग हम देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग उनको सिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन दूसरा चित्र, आप किसी ग्रामीण प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो वहां पर दरवाजे भी ठीक से नहीं होते हैं, दीवार टूटी फूटी है, बैठने के लिए बच्चों को बेंच नहीं होते हैं, इतना एक प्राइमरी भी चीजों की वहां पर कमी होती है। ऐसे छात्रों के बीच में यदि शिक्षा के बारे में उत्साह जगाना है तो क्या करना चाहिए? और इसलिए विद्यार्थी परिषद अपने गांव के बारे में सोचने के लिए अपने छात्रों को कहता है। और क्या तय किया? तो बेंगलोर के कर्नाटक के कार्यकर्ताओं ने 150 स्कूल जो बद से बदतर हालत जिन प्राइमरी स्कूल की थी, ऐसे 150 प्राइमरी स्कूलों को उन्होंने चुना, सर्वे किया और 150 प्राइमरी स्कूल में जाकर लगभग 4,500 नौजवान छात्रों का आह्वान किया कि आइए चलते हैं प्राइमरी स्कूल में। जितना भी कोई एक अच्छी कला होगी उसका, लेकिन इन 150 स्कूल को हम के ऊपर हम पेंट करेंगे, वहां गार्डन नहीं तो वहां गार्डन बनाएंगे, कोई अच्छा आर्टिकल स्कूल के ऊपर कुछ अच्छा आर्टिकल लिखेगा। लेकिन ऐसे 4,500 छात्रों को 4 दिन के लिए उसी स्कूल में जाकर रहना है और उस स्कूल में ये सारा परिवर्तन करना है। 150 स्कूलों की जिम्मेदारी ली और 4 दिनों के अंदर उस 150 स्कूल का नक्शा बदल दिया, चेहरा बदल दिया। जिस दिन पूरा पेंट होने के बाद में स्कूल में छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आ रहे थे, उनको लगा रहे हम अपने स्कूल में है कि नहीं है। आके उनके सामने दीवारें रंगी हुई है, उनके किताबों में जो चित्र लिखे हुए थे वो चित्र उनकी दीवारों पर जब उनको दिख गया तो उन्होंने कहा अरे ये तो ए फॉर एप्पल कहां लिखा है, दीवार पर है। इतने छोटी छोटी बातों से उन बच्चों के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो एक उत्सुकता पैदा करने का माहौल था, वो 4,500 छात्रों ने 4 दिन के अंदर 150 स्कूल में करने का प्रयास किया। झांसी में मुझे याद है, यहां पर अपने कार्यकर्ताओं ने 2 स्कूलों को लिया है और उन 2 स्कूलों में भी अच्छा परिवर्तन यहां पर किया उन्होंने। और इसीलिए इस प्रकार के विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ताओं के बीच में एक कारण लगातार नए छात्र भी संगठन के साथ जो जुड़ते हैं वो उसी दिशा में चल पड़ते हैं कि मुझे देश में समाज में कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा परिवर्तन लाना है। हर बार हम विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन में युवा पुरस्कार में 40 वर्ष के अच्छे युवा के पुरस्कार, यशवंतराव युवा केलकर पुरस्कार हम देते हैं, जिसमें नौजवान युवाओं को हमने पुरस्कार दिया। उन सबके बारे में भी आप पढ़ेंगे, अच्छा काम भी नौजवान युवा कर सकते हैं, करते हैं। इस बार जिनको हमने सागर रेड्डी जिनको हमने पुरस्कार दिया, 159 बच्चों के अब तक वो पिता थे। उनकी उम्र क्या है? 29 साल की उनकी उम्र है। लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरे 159 बच्चे थे, अभी उनको अपना बेटा हुआ है, तब उन्होंने डाला कि आज मेरे 160 बच्चे पूरे हो गए। तो 159 बच्चे कौन थे? जो हॉस्पिटल से जिस बच्चे का जन्म कोई देता है लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, ऐसे सारे बच्चों को उठाकर एक घर के छत के नीचे उनको लाना, उनको आश्रय देना, उनको बड़ा करना, ऐसे अनाथ बच्चों के पिता बनने का प्रयास कोई 29 साल का छात्र करता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकता है। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए काम करने वाले सागर रेड्डी हैं। जिन वेश्यालयों में लोग केवल अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए जाते हैं, ऐसे वेश्यालयों में रहने वाली वेश्याओं के जो बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनका जीवन आखिर क्या रहेगा? तो क्या हो, उस मां की तरह उसकी बेटी भी उसी वेश्यालय में पढ़ेगी, वहीं पर रहेगी, वो भी उसी
लेकिन अभी इस शिक्षित, लेकिन उनके जीवन की दिशा हम बदल कर रहेंगे। तय कर लिया जीवन की दिशा, हजारों छात्रों की जीवन दिशा बदल दी। स्टेशन पर इधर उधर भटकने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ कर स्टेशन पर ही उनकी शाला स्कूल उनकी चलाई। ऐसे छात्रों को हमने पुरस्कार दिया। और इसीलिए केवल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में परिवर्तन लाना चाहिए, इतना विषय हम नहीं करते तो समाज में जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, वो भी सब लोगों के लिए आदर्श बनने चाहिए। ऐसे पुरस्कार भी लगातार हम देते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश की सुरक्षा की जहां बात आती है, वहां पर देश की सुरक्षा के लिए सब लोग सड़कों पर उतरना और फिर आंदोलन भी कोई 1 महीना चलता है तो अपनी पढ़ाई को बाजू में रखकर 1 महीना भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहने वाली छात्र शक्ति यदि कोई तैयार होती है तो ये स्टूडेंट आर्मी एबीवीपी की ही है। देश की सीमाओं पर जो जवान लड़ता है तो हम सब लोग जानते हैं कि उसको पहले किससे निपटना पड़ता है। तो देश के जवानों को दुश्मन से बाद में निपटना पड़ता है, लेकिन देश के जवानों को पहले किससे निपटना पड़ता है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर में है वहां पर बर्फीली हवाओं से, बर्फ से उसको पहले लड़ना पड़ता है, बाद में दुश्मन आता है। गुजरात के कच्छ में जाएंगे तो वहां पर नमकीन हवाएं होती है, उन नमकीन हवाओं से पहले लड़ना पड़ता है, बाद में दुश्मन आता है। गुजरात के कच्छ के रण में और एक तरफ समुद्र कोस्टल एरिया में जाएंगे तो 12-12, 15-15 सैनिक एक दूसरे के कंधे को, कमर को रस्सी बांधकर पेट्रोलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समुद्र के बीच में से वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वहां कितनी दलदल है पता नहीं है। दलदल के बीच में लोग पेट्रोलिंग करते हुए सेना के जवान जाते हैं, पहले लड़ना उस दलदल से पड़ता है, बाद में दुश्मन आता है। जंगलों से, पहाड़ों से, तो सेना काम कर रहा है, बाद में दुश्मन को लड़ता है। देश के अंदर भी कोई जवान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और इसलिए देश के अंदर की गृह स्थिति को यदि संभालना है तो देश के अंदर जो जवान है वो भी अपने आप को एक सच्चा प्रहरी समाज का समझकर एक सैनिक के नाते समाज में कुछ कार्य कर सकता है क्या? वह उसका दायित्व, उसको लगातार स्मरण कराने के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार देश पर कुछ समस्या आती है तो राष्ट्र हित में, देश हित में छात्रों को अपना दायित्व दिलाने का, कर्तव्य याद दिलाने का काम भी लगातार विद्यार्थी परिषद करता है। इस समय सीए कि कैसे देश में एक शांतिपूर्ण विकास का वातावरण चल रहा है, ऐसे वातावरण को जानबूझकर दुनिया भर में एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में कितनी अशांति है, किस प्रकार से एक विशिष्ट वर्ग जा रहा है, करते हुए नए नए लोगों को बरगलाना और कहीं ना कहीं आंदोलन का नाम देकर उसको एक दंगे के स्वरूप में उसको लाना। इन सारी बातों को यदि रोकना है तो इस गलत मिथ्या भ्रम को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए जो वास्तविकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाज में स्थापित होने वाली है उसका वास्तविक जन जागरण करने का दायित्व भी हम सब लोगों का है। ऐसे ही किसी को भी अपने देश में हम अपना देश को माहौल खराब करने नहीं देंगे। आखिर देश की इस माहौल को खराब करने के लिए कौन कौन प्रयास कर रहा है? तो ध्यान में आता है कि लखनऊ में जो आगजनी हुई, वाराणसी में जो आगजनी होती है, असम में जो आगजनी होती है, उसमें केरल से और बाकी जगह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां पर जाते हैं। लखनऊ में आगजनी करने के लिए केरल से कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं, क्या उद्देश्य है उनका? क्यों पूरे देश भर में पीएफआई के लोग पकड़े जा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हमारे इलाकों में भी, हमारे शहरों में भी कौन से नए व्यक्ति प्रवेश कर गए हैं, किस प्रकार की गतिविधि चल रहे हैं, कौन इस आंदोलन को और ज्यादा भड़का रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। एक सजग नागरिक के नाते हमारे
हाथों में ऐसे जलने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और इसलिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि सारे बिल के, इस अमेंडमेंट के बारे में, एक्ट के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। और जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो किसके लिए उतरे हैं? क्योंकि सबको पता है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद जो शरणार्थी भारत में आए थे उनको तो नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी ये जब अपडेट होगा तो स्वाभाविक रूप से जो घुसपैठिए भारत में बैठे हैं, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जो षड्यंत्र के तहत भारत में प्रवेश किए, ऐसे सारे घुसपैठियों को बाहर जाना पड़ेगा। इस वास्तविकता को ये जब पता चल गया तब रोहिंग्या को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन रोहिंग्या के साथ बांग्लादेशियों को भी बाहर जाना पड़ेगा। ये जो डर मन में पैदा हो रहा है उसको लेकर एनआरसी नहीं आना चाहिए। इसलिए अभी से देश में अशांति का वातावरण तैयार कर दो ताकि डर के मारे राजकीय नेता लोग इस एनआरसी को ही न लाए। इस प्रकार का वातावरण बनाने का षड्यंत्र पूरा चल रहा है। लेकिन आज इस मंच से मैं बताना चाहता हूं, कल ही अटल बिहारी वाजपेयी इनकी जयंती थी। उनकी कुछ दो पंक्तियां मुझे याद है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। आओ उस स्वर्णिम दिवस के लिए, आओ उस स्वर्णिम दिवस के लिए कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। इसलिए घुसपैठियों को तो बाहर भगाकर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो हिस्सा पीओके के नाम से दुनिया भर में चलता है, इस दुनिया भर से पीओके इस शब्द को हम मिटाकर रहेंगे। जो भारत के पास हिस्सा नहीं है उसको भी भारत में लाकर रहेंगे। यह सोचकर चलने वाले छात्र शक्ति सामने बैठी है। देश की जनता यह सोचकर भी आगे निकली है। और इसीलिए जिनके पेट पे घुसपैठियों को बाहर निकालने के कारण दर्द हो रहा है, तो वो थोड़ा और अपना दर्द बढ़ा है, क्योंकि पीओके भी भारत में आने वाला है। इस प्रकार से महिषा लेकर जब हम साथ चल रहे हैं, देशभक्त नागरिक होने के नाते, सच्चे देशभक्त नागरिक होने के नाते देश के किसी भी हिस्से को और हम आगे भारत से बाहर रहने नहीं देंगे, यह सोचकर हम चले हैं। इसलिए जितना भारत है उसके भारत में उस भारत में अशांति फैलाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो पूरे देश जनता, देश की छात्र शक्ति इस आपके प्रयास को विफल करके रहेगी। और मुझे लगता है कि इस अधिवेशन से जाते समय इस प्रकार का मैसेज लेकर ही हम सब लोगों को जाना है कि यह अवेयरनेस हम जनता के बीच स्थापित करेंगे। मुस्लिम भाइयों को भी ये जरूर जाकर बताएंगे कि इससे आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जो स्थानिक यहाँ के हैं उनको कोई भी उनसे नागरिकता छीनने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो बाहर के आकर बैठे हैं उनको जरूर जाना पड़ेगा। ये कहने से भी कतराइए मत, क्योंकि वो वास्तविकता, उसका भी सामना सब लोगों को करना ही है। आने वाले दिनों में हम सब लोग इसके बारे में जन जागरण करेंगे। इतना ही मैं विश्वास आज के इस अधिवेशन के उद्घाटन में आप सब लोगों से व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।